नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। रमजान का महीना चल रहा है और इसी बीच भारत के क्रिकेट का चैंपियन बन गया है और अब इंतजार है होली का। लेकिन होली के इस रंग में और टीम इंडिया की भव्य और बड़ी जीत के जश्न में कुछ लोग नफरती एजेंडा फिट करने में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय टीम की जीत के बाद लोग जश्न मनाने के लिए सड़क पर निकले, लेकिन जैसे ये लोग वहां की जामा मस्जिद के पास पहुंचे तो अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते आगजनी भी होने लगी, दुकानें फूंक दी गई, गाड़ियां जला दी गई और हैदराबाद में तो जीत के जश्न मना रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज तक शुरू कर दिया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ होली से लेकर भी सियासी माहौल गर्म है। संबल पुलिस ने कहा था कि जिन्हें रंग से परेशानी हो वो होली वाले दिन घर से बाहर ना निकले। कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर से इसे जोड़ा था, लेकिन विपक्ष ने बयान देने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ अब बड़ा मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि सरकार बदलने पर उन्हें जेल भेजा जाएगा, यह धमकी दी गई है। तो आज देश की सबसे बड़ी बहस में वोट बैंक के चक्कर में ये सारे खेल तमाशे हो रहे हैं। आज का आर पार इसी पर। इन दो तस्वीरों में विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक तरफ संभल में भव्य होली की तैयारी है तो दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न। लेकिन जश्न के रंग में भंग डालने की पूरी कोशिश हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की जीत की विजय यात्रा निकली। 50 मोटरसाइकिलों पर 100 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए, लेकिन जामा मस्जिद के पास यात्रा पर पत्थरबाजी शुरू हो गई और फिर दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। हालात ऐसे बन गए कि आर्मी को मोर्चा संभालना पड़ा। ये कुछ लोग थे, वो वहाँ के राजनीतिक दल ने सब प्लान किया होगा, तो उन लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। उधर हैदराबाद में जीत का जश्न मना रहे लोगों पर लाठी चार्ज का आरोप है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस शासित राज्य की पुलिस लाठी भांज कर किसे खुश कर रही थी। इस बीच भव्य होली की तैयारी में जुटे संभल में भी नया विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। प्रशासन तो कानून व्यवस्था संभालने में मुस्तैद है, लेकिन संभल के सीईओ अनुज चौधरी को विपक्ष कैसे टारगेट कर रहा है, ये भी देख लीजिए। एक लफंडर टाइप का सीईओ है और वो पुलिस अधिकारी की भाषा नहीं है। जबरदस्ती सूरमा बन के लोगों को भड़का के ये क्या हासिल करना चाहता है? खादी उतार के खादी पहन ले, चाहे गेरुआ पहन ले, ऐसे अधिकारी समाज में जहर और नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे अधिकारी की तारीफ नहीं, बल्कि ऐसे अधिकारियों को तो कार्रवाई की जानी चाहिए, दंडित करना चाहिए। अनुज चौधरी के मुद्दे पर सीएम योगी ने कहा है कि जो हमारा पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी है। अब पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जीत का रंग, किसने डाला भंग। और अब आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण आइए देख लेते हैं। रंग में भंग का विश्लेषण, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। एमपी के महू में जश्न मना रहे लोगों पर पथराव किया गया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जामा मस्जिद के पास विजय जुलूस पर पथराव किया गया, गाड़ियां दुकानें जलाई गई, फूकी गई। हैदराबाद में जश्न मना रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। बीजेपी का इस पर सवाल है और सवाल क्या है कि किसे खुश कर रही थी कांग्रेस की वहां पर सरकार, यह एक सवाल है। लेकिन होली की बात करते हैं। संभल पुलिस का बयान है, उत्तर प्रदेश पुलिस का बयान है। सीईओ अनुज चौधरी ने कहा जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार। जिन्हें रंग से परेशानी है वो होली वाले दिन घर पर ही नमाज अदा करें और बाहर निकलने पर अगर कोई रंग डाल दे तो उसका बुरा ना माने। कहा भी जाता है बुरा ना माने होली है,
लेकिन अब दिखाते हैं आपको विपक्ष के बयान क्या है, विपक्ष की राय क्या है। रामगोपाल यादव कद्दावर नेता है सपा के, व्यवस्था बदलने पर ऐसे लोग जेल जाएंगे, यानी जेल जाने की धमकी। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, अभी इनकी पार्टी दिल्ली में हारी है, पंजाब में स्ट्रगल कर रहे हैं। अनुज चौधरी लफंडर टाइप का सीओ है। इसके अलावा भी कई नेताओं के और बयान है, मैं सारे नहीं बता रहा हूं, लेकिन आम जनता की राय क्या है, आम लोगों की राय क्या है। रंग भरी एकादशी पर अनुज चौधरी पर फूल बरसाए गए हैं। यह है अनुज चौधरी, और इसको योगी आदित्यनाथ ने पहलवान भी कहा है, और इन पर फूल बरसाए गए हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है, मेरा आज का मूल और बड़ा प्रश्न है, कुछ लोग वोट बैंक के चक्कर में जनता के मूड के खिलाफ जा रहे हैं। बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अभय दुबे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी को के सवालों को घेरे में जो आज है अमीक जमई हैं, उनके नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं फैज खान जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, वरिष्ठ नेता हैं लेफ्ट पार्टीज के। मेरे साथ चिन्मयानंद बापू जी हैं जो कि जाने माने कथावाचक हैं, उनका भी अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। आप सबको मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम की मैं आगाज करता हूं। अमीक जमई, शुरुआत आपसे करते हैं। एक बात बताइए, चाहे होली हो चाहे क्रिकेट हो, बवाल क्यों शुरू हो जाता है? कभी एक विपक्ष की प्रवक्ता शमा जो है वो रोहित शर्मा पर सवाल खड़ा कर देती है। अब सीओ अनुज चौधरी ने बोला उसको लफंडर कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो इनको जेल डलवा देंगे हम लोग। रामगोपाल जी ने बोली ये बात, प्रोफेसर रामगोपाल यादव। अमीश देवगन जी, आप अनुज चौधरी जैसे लफंडर के साथ खड़े हैं, मुझे कोई इसमें बहुत अचरज नहीं हो रहा है। पहले आप देखिए, एक बात मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, हिंदू हों मुसलमान हों, बहुत ही प्रेम से होली भी मनाएंगे और बहुत ही प्रेम से रोज़ा इफ्तार भी चल रहा है, और सब लोग हमारे उत्तर प्रदेश में एक दूसरे का सभी समाज में बहुत सम्मान है, बहुत प्रेम है, बहुत मोहब्बत है। ये भाजपाई लोग कहीं भाषा के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे। उत्तर प्रदेश में अगर एक बाबा साहब अम्बेडकर के घर के परिवार के लड़के को ब्याह करना हो तो पीएसी लगानी पड़ती है। ये तो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है। सवाल पूछ रहा हूं, आप बता रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अनुज चौधरी ने एक बात बोली, उसने बोला 52 बार आता है जुम्मा साल में, लेकिन होली एक बार आती है। सुनिए, आप अमीश जी, आप प्रधानमंत्री जी से कह के उसको एमएलए बना दीजिए, राज्यसभा बना दीजिए, उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, उसका जरा कैरेक्टर समझिए वो क्या चीज है। डॉक्टर महेश शर्मा जी को तो आप जानते हैं, कितने बड़े नेता हैं दिल्ली के और नोएडा के। उसके साथ बदतमीजी के मामले में इसका ट्रांसफर हुआ। विजय पंडित हत्याकांड जो दादरी का बहुत गंभीर मामला था, इसमें यह नामजद था, इसको वहां से ट्रांसफर किया गया, इसको हटाया गया। अरे आपकी तकलीफ क्या है? विक्की त्यागी हत्याकांड। एक सेकंड मैं आपसे पूछ रहा हूं, बता रहा हूं ना, नहीं तो विक्की त्यागी, एक सेकंड, लेकिन आपके बड़े नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं व्यवस्था बदलने पर ये लोग जेल जाएंगे। वो तो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि होली भी बन जाए, रमजान वहां पर जुम्मे की नमाज भी हो जाए। नहीं, विक्की त्यागी हत्याकांड में जो विक्की त्यागी की मां साहिबा थी सुप्रभा जी ने, उन्होंने उसको नामजद, उसमें ये नामजद पूरे मामले में ये अपनी जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदू मुसलमानों में ये दंगा करवाना चाहता है। और आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने जो बात कही बहुत गंभीर बात है। संभल हत्याकांड में ये तो जिम्मेदार है। हम किसी के साथ नहीं है, तो हम तो सीधा कह रहे हैं पुलिस का एक बयान है। और महेश शर्मा तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं। आप जब कह रहे हैं कि महेश शर्मा के साथ उन्होंने कराई, तो इसका मतलब वो किसी के साथ तो जुड़े हुए नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि आपसे जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब अमीक जमई जी सुन लीजिए। नहीं, आपको 2.5 मिनट हो गए बोलते हो। मेरी बात सुनिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कुश्ती करते थे, रीलबाजी करते थे पश्चिम में। माननीय अखिलेश यादव जी ने इनके ऊपर अनुकंपा की और ये सीधे कुश्ती कोटे से, पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, कंपटीशन देकर नहीं आए, ये सीधे बन गए पुलिस फोर्स में ऑफिसर। उसके बाद हमने बदतमीजी करने के लिए सीओ थोड़ी बनाया था। नहीं, मतलब इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। मतलब आप अगर कोई भारत के लिए खेला है, कोई ओलंपियन है, कोई मेडलिस्ट है, तो आप बोलेंगे उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, वो सीधे कुश्ती के कोटे से आ गए। तो आप कुश्ती को कमजोर समझते हैं क्या? आप खेल को कमजोर समझते हैं? कई लोग क्रिकेट के कोटे से हैं, कई लोग क्रिकेट के कोटे से हैं, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जितवाया था जोगिंदर शर्मा, वो क्रिकेट के कोटे से पुलिस के अंदर है।
हरियाणा पुलिस के अंदर डीसीपी है वो। जी ने भेजा। कमाल की बात है, एक कांग्रेस की प्रवक्ता कहती है रोहित शर्मा के बारे में गलत, और एक आप कह रहे हैं उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी। क्या खेलना कम होता है? क्या खेलना कम होता है? अरे 302, 307, अरे खेलना कम होता है अमीर जमाई जी। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, खेलना आपकी नजर में कमजोर है? खेलना कम है आपकी नजर के अंदर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बोल के इस लफंगे को राज्यसभा एमपी बनवा दीजिए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बदतमीजी समाज में जहर फैलाने की, संभल में जो हत्याकांड निर्दोष बच्चों का हुआ, समाजवादी सरकार ओके लेट मी गेट अप। ओके अजय आलोक गोपाल यादव जी ने जो कहा है, अजय आलोक एक पुलिस वाला इन्हें लफंडर क्यों लग रहा है? उन्हें जेल भेजने की तैयारी क्यों हो रही है? और कहा जा रहा है ये गेरुआ वस्त्र डाल ले, भगवा कपड़े डाल ले। ये समाजवादी पार्टी के एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं, राजीव राय। ये भाषा आप इन लोगों की देख लीजिए, और भाषा की कितनी अच्छी मर्यादा है ये भी देख लीजिए। लेकिन शायद एक बात अभी भूल रहे हैं, वो ऑफिसर ऑन ड्यूटी और ऑफिसर इन यूनिफॉर्म है। ये लफंटर कहना भी कानूनन अपराध है, केस दर्ज हो सकता है और एक्शन भी हो सकता है, वो अलग बात है। अब आते हैं मुद्दे पे। इन्होंने कहा कि अनुज को बोल के राज्यसभा एमपी बनवा दीजिए, एमएलए बनवा दीजिए। और ये अपने वाला बड़ा रिचार्ज समझा है क्या? हाँ, कि प्लेन को हाईजैक करने वाले को इंदिरा गांधी ने एमएलए बना दिया था, वो वाला हिसाब किताब समझा क्या कि देश उसी हिसाब से चल रहा है? बात यहाँ पे हो रही थी कि अनुज चौधरी ने गलत क्या बोला, क्या गलत बोला पहले बताइए। 52 जुम्मा नहीं होते साल में। अमित भाई लेट अजय आलोक मेक हिज पॉइंट। और दूसरी बात, अब एक और बात बोली दूं, लफंटर कहने वाले का इतिहास पूरा उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी जानता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे समाजवादी पार्टी के हों, कि लफंटर कहाँ पाए जाते हैं। तो इसलिए लफंटर तो कहिए मत, है ना, चाहे आप हों चाहे आम आदमी पार्टी वाले हों, सब एक दूसरे का इतिहास तो सबको को पता ही है देश भर में। अब आते हैं दूसरी बात, संभल, ये आप कहाँ थे अमित जमाई जब 10 से लेके 14, 7 से लेके 9 लगातार 6-7 साल हिंदुओं को वहाँ पे होली नहीं मनाने दिया गया था? तब आप कहाँ थे? 2022-2021 दोनों साल में संभल में जब होली मनाई गई तो वहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा करने की कोशिश की गई, तब आप कहाँ थे? तब आपका मुंह नहीं खुला। आज अगर एक ऑफिसर बोल रहा है कि भाई हिंदू मुसलमान, आप बात तो करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, जब गंगा जमुनी तहजीब है तो मुसलमान भी आराम से होली खेल सकता है, जुमे की नमाज भी हो सकती है, जैसा कि बिहार में जेडीयू के मंत्री बोल रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? क्यों नहीं ये काम कर सकते हैं? हम तो बोल रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि जिसको रंग से परहेज नहीं है, जो रंग भाई होली खेलना चाहता है, मुझे भी आके रंग लगा दे, मैं भी लगा दूंगा, उसमें तो आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो जिहादी मानसिकता के है, जिनका रंग लगने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा, वो घर में रहें। ओके, उसमें क्या दिक्कत है? अमित भाई जिसको आप लफंडर कह रहे हैं, आज वहां पर पूरे खेल जगत को गाली देने की आदत हो गई है। एक मिनट रमेश जी, पूरे खेल जगत को गाली देने की आदत हो गई है, पूरे खेल जगत को गाली देने की आदत हो गई है। मैं बता रहा हूं, पहले कांग्रेस पार्टी ने यही किया, भारतीय टीम के कप्तान के बारे में वो कमेंट्री करके फाइनल्स के पहले, माननीय अखिलेश यादव जी का, उसके बाद शमी के बारे में, मोहम्मद शमी के बारे में कि रोजे के दिन पानी क्यों पी रहा था, और आज इन्होंने साफ एक पहलवान अर्जुन अवार्डी पे कमेंट कर दिया। लेकिन जब आपराधिक कांडों में शामिल होने लगे इन लोगों तो विक्की त्यागी हत्याकांड हुआ, दुर्भावना भरी हुई है। जिसको आप गाली निकाल रहे हैं, जिसको आप लफंडर कह रहे हैं, एक सेकंड अमीक जमाई शांति, ऑडियो डाउन करिए। अमीक जमाई जिसको आप, ऑडियो डाउन है आपका अमीक जमाई अभी। अमीक जमाई जिसको आप लफंडर कह रहे हैं, जिसको आप गाली दे रहे हैं पानी पी पी के, वहां पर जनता जो है वो उन पे फूलों की वर्षा कर रही है, उसी सीओ पर। अब बताइए आपकी राय से जनता की राय कितनी अलग है? भैया अमीश देवगन जी, आपका ये जो भाजपाई दक्षिण टोला का लोग है ना, जब रेपिस्ट, गैंग रेपिस्ट जब छूटता है, तिहाड़ जेल से गुजरात जाता है ना, ये भाजपाई दक्षिण टोला का लोग फूल माला पहनाता है। आपका समाज ऐसा है, संघ का, आरएसएस का, बीजेपी का समाज। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि वहां आते हैं रेपिस्ट और दंगाई और कातिल, भाजपाई जो आपके आका हैं, जो समाज है, फातिया पढ़ते हैं, अखिलेश यादव वेलकम करता है, याद है कि भूल गए, पहनाता है, जो कोर्ट में पिटीशन देता है कि उत्तर प्रदेश नहीं जाना है। जितना बड़ा दंगाई, इतना बड़ा भाजपाई, जो जाके फातिया पढ़ रहे थे ना अखिलेश यादव, इतना बड़ा भाजपाई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो बहुत बड़े गांधीवादी थे ना। हमें क्या, वो बहुत बड़े गांधीवादी थे,
क्यों? मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। माननीय अखिलेश यादव जी, शर्म नहीं आती है? आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रोफाइल रख लो, बायोडाटा रख लो, देख लो कौन नेता है। एक आपका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, रख लो, सामने सामने रख लो। मुख्यमंत्री माननीय रख अखिलेश लो, यादव किसने जी मना किया है? मैंने मना किया है? 2013 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा रख लो, मैंने मना मामला किया है? विधानसभा में वापस लेते हैं। 5 मुख्यमंत्री। नहीं, एक सेकंड। आज मैं कुछ फैक्ट्स को सामने रख दूं। आज मैं, क्योंकि जिस अनुज चौधरी के बारे में अमीक जमाई ने इतनी खास बोला लफंडर है और इसको तो हम ही ने बनाया था, इसकी तो अनुकंपा करी थी अखिलेश यादव ने, जो शब्द आपने यूज करा अनुकंपा करी थी, जिस पर आपने अनुकंपा करी थी वो अर्जुन अवार्डी विनर है। और सेम बात आज आप कह रहे हैं, सेम बात आजम खान ने कही थी। याद है आपको, जब वो कमिश्नर से मिलने के लिए जा रहे थे, 27 लोगों को अंदर में जाना था, अनुज चौधरी ने बोला था 27 ही जा सकते हैं क्योंकि आदेश 27 का है, कानून को फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने भी यही बोला था, हमारी अनुकंपा तुम भूल गए। उन्होंने बोला कैसी अनुकंपा? अनुज चौधरी ने बोला था, कहा कैसी अनुकंपा, मैं अर्जुन अवार्डी विनर हूं, मेरे पर क्या अनुकंपा करेंगे आप लोग? मतलब ये तेवर, ये कलेवर, हमने अनुकंपा करी थी। आप राजा थे क्या सल्तनत के जो अनुकंपा करी थी अनुज चौधरी के ऊपर? यह भावना, मैं कहता हूं आप उनके बयान को क्रिटिसाइज करिए, आपका अधिकार है, लेकिन पुलिस का बयान है वो एक तरह से, और आप कह रहे हमने अनुकंपा करी थी और कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो खेल, सिर्फ खेल था। यानी खेल कमजोर है आपकी राय के अंदर है अमीक जमाई? व्हाई यू सेड दिस? हमारा ये कहना है, टेक योर वर्ड्स बैक। हमारी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारी सरकार में हमने पुलिस फोर्स में लिया, हमने विदेश भेजा पढ़ने के लिए। अनुकंपा क्या करी थी? कानून की बका के लिए उनको लाए थे। तो अपनी चाकरी करने के लिए लाए थे क्या? मैंने पुलिस में भर्ती अपनी चाकरी कराने के लिए करी थी क्या? नहीं, बताइए, अपनी चाकरी करवाने के लिए पुलिस में भर्ती करवाया था? देखो 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 देखो, मतलब वो गलत को भी सही बोले, इसके लिए उसको पुलिस में भर्ती करवाया था। बोलो ये बात मीरा साहब ने। आप एक लफंडर सीईओ का समर्थन कर रहे हो। मैं किसी की समर्थन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं, मैं सिर्फ फैक्ट सामने रख रहा हूं। चाकरी करवाना चाहते थे ना? मुझे हैरत है, आज आप कर रहे हो। आजम खान तो जूता साफ करवाई चुके हैं पुलिस वाले से, नहीं करवाया क्या? अरे मुजफ्फरनगर में आज एक बेटी को सुटकेस में रेप करके फेंक दिया गया है, उसके कातिलों को भी बिठा लो, कातिलों को बिठा लो, पुलिस वाले इनकी भैंस खो रहे हैं, रेपिस्टों को यही मतलब है पुलिस से। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? मैं एक सेकंड मेरे को इस चर्चा में किसी और को भी लाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि वन साइडेड ये चर्चा चलती रहे। मेरे साथ चिन्मयानंद बापू, जाने माने कथावाचक हैं। चिन्मयानंद बापू, हो सकता है कि किसी के शब्द नहीं अच्छे लगे हो, आई टोटली एग्री, दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन क्या पॉलिटिकली इस तरह की बयानबाजी, चाहे महू में हमने देखा भारत मैच जीता और जामा मस्जिद के पास जुलूस निकला तो पत्थर पड़ने लग गए, मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं तो इसमें एक बात कहना चाहूँगा, जो महू में पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, जो दुर्घटना हुई, वह एक सोची समझी साजिश ही दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो खुशी थी, वो जो एक शोभा यात्रा थी, खुशी का जो एक जुलूस था, वो कोई धार्मिक नहीं था, वो राष्ट्रीय गरिमा को बढ़ाने वाला वह जुलूस था, राष्ट्रीय लेवल की खुशी थी। यदि किसी को भारत देश की जीत पर यदि आपत्ति हो रही है और पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान परस्त सोच वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों को हमारे देश से कोई न तो प्यार है, न कोई उनको मोहब्बत है, ना ही उनको हमारे देश में रहने का अधिकार होना चाहिए जी। और अभी अभी जिन सज्जन ने ये सब बातें कही, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप भाषाई स्तर पर बिल्कुल नीचे गिर जाएं। किसी भी सरकारी ऑफिसर को इस तरह से बोलने से ये समाज में आपके चरित्र का दर्शन समाज स्पष्ट अच्छी तरह से दिख रहा है। जिस समय आजम खां की भैंसें खो गईं और उस वक्त पुलिस वालों को उनकी भैंसें खोजने के लिए लगा दिया गया, तब क्या वह पुलिस वालों की प्रशंसा कर रहे थे? ये क्या वह पुलिस वालों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे? आज जब कोई पुलिस ऑफिसर एक सेकंड, उनको वो आपकी बीच में नहीं बोला, बचाने के लिए, आप वरिष्ठ आदमी हैं, इसलिए मुझे बोलने दीजिए पूरी बात। नहीं, उनको ज्यादा राजनीति में ज्ञान मत दीजिए। आप जब आप बताइए कि महाकुंभ में कैसे हिंदू मारे गए, बोल सकते हो? हिम्मत है
कैसे कोई साधु हिंदू हो? नहीं मारे गए वहां पर। अरे आप इतना क्रोधित कैसे क्यों हो रहे हैं, अमीर भाई? आपके भारत भी- जीता है, होली आने वाली है। आपके समय में भी जब कुंभ मेला लगा था तब भी मैं वहां मौजूद था, तब भी मेरा कैंप लगा था। पब्लिक इतनी परेशान हुई थी आपके समय राज्य में भी जब कुंभ मेला था। के खिलाफ यहाँ पे बोल सको, क्या बोले थे बताओ? ऐसा नहीं है, जो ओके, ओके, अच्छा करेगा ओके। उसकी प्रशंसा होगी और जो बुरा करेगा उसकी चिन्मयानंद बुराई जी आप होगी। बोलिए, चिन्मयानंद जी आप अपनी वाणी को समाप्त करिए, बोलिए आप मैं यही कहना चाह रहा था अपने वक्तव्य को कि समाप्त जिस तरह करिए, से इन लोगों ने अपनी भाषाई स्तर को नीचे गिरा दिया है, समाज इनके चरित्र को और उनके व्यवहार को अच्छी तरह से देख रहा है और ये फ्रस्ट्रेशन इनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आज हमारा देश समृद्धशाली हो रहा है, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन हो रहा है, भारतीय टीम लगातार जीत करके हमारे देश का नाम गौरवशाली बढ़ा रही है, इन सब विषयों को देख करके ठीक है, विपक्षी ये पार्टियों एक की आपका हालत विचार बड़ी है। खराब है। ओके, विवेक फ्रस्ट्रेशन इनके मुंह पर स्पष्ट झलक रही है। जी जी, क्योंकि अमीर जमाई चिन्मयानंद जी जरा- अब आप शांत रहिए, अमीर जमाई अब आप शांत रहिए। नहीं मेरे अरे हमको लिफाफा नहीं मिलता है, इसलिए हम साफ साफ बोलते हैं। मेरे कुछ प्रश्न है सुन लीजिए, चिन्मयानंद जी से। एक सेकंड अमीर जमाई, एक सेकंड विवेक होल्ड करिए, विवेक होल्ड करिए आप, एक सेकंड विवेक होल्ड करिए। अमीर जमाई, ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है? भारत की जीत पे ये फ्रस्ट्रेशन है भारत, क्योंकि जो चिन्मयानंद बापू कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन क्यों है? शांत होइए ना, खुशी मनाइए, भारत कैसे जीता है। साधु संत हैं? होली एक आ रही मिनट, है। एक मिनट, ये कैसे साधु संत हैं जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे अरे जिंदा बस में करिए। बोल रहे थे कि श्रद्धालु कैसे मारे गए योगी सरकार में, ये चिन्मयानंद आपके खामोश थे। कहां से लिफाफा आता है? भाजपाइयों से लिफाफा आता है। जितना लिफाफा, जितना क्या बोल रहे हैं आप? भाषा देखिए अमीर जमाई, जितना आप चलता मारे है गए चिन्मयानंद थे, जी। उस वक्त आपकी ही सत्ता थी। ये महोदय, खराब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अमीर जमाई आप। यही प्रश्न है। लिफाफा आता है, मतलब एक साधु एक कथावाचक अरे बैठे हुए हैं, भाजपाइयों उनको को आप बोल रहे हैं लेके कि लिफाफा ज्ञान आता मत है, दो, समाजवादी मतलब एक पार्टी पुलिस के यहाँ ऑफिसर पर। को आप कह रहे हैं लफंगा। एक सेकंड, अब आप देखिए, एक पुलिस ऑफिसर को आप कह रहे हैं लफंगा, वहां मऊ में जो इंसिडेंट हो गया उसके ऊपर आपकी चुप्पी है। मतलब क्या हो गया है आपको? भारत जीता अरे है, आप नोबेल होली दिलवा आने दीजिए। वाली है, आपके चेहरे पर तनाव ऐसे दिख रहा है, पता नहीं क्या हो गया। लफंगे पुलिस इतने ऑफिसर्स गुस्से को में आप। नोबेल दिलवा दीजिए। आपका तो चलता है ना राज्यसभा, ओके दिलवा दीजिए ओके, इसको। फैज खान बोलिए, फैज खान को लेके आइए चर्चा में, फैज खान को लेके आइए देना बेदू में। फैज खान, ये क्यों इतना क्रोध क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए अमीश भाई, बहकाना, वर्गलाना, भड़काना ये सब शैतानी काम है। महकाना और लोगों को जोड़कर चलना ये खुदाई काम है। अपने देश की सेना पर पत्थरबाजी करना, पुलिस वालों को गालियां देना, अपने देश के जो एशियाड और ओलंपिक के चैंपियंस हैं, इस आधार पर जो लोग सेना में पुलिस में नौकरी कर रहे हैं उनको लफंडर कहना, ये सब शैतानी काम है। और शैतानी काम करने वाले लोगों ने ही इस देश का विभाजन किया था। और आज भी इनके चेहरे पर जो दिख रहा है वो चीज़ वही दिख रही है। भारत जीत चुका है तो इनके चेहरे पर बेचैनी है। एक शांति का संदेश दिया गया एक मौलाना की ओर से कि भाई अब 1 घंटा जुमे का समय बढ़ा लेंगे, तो ये उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अनुज चौधरी जी ने स्वयं कहा कि निकलो घर से बाहर, मना नहीं किया पर बड़ा दिल करके निकलो कि यदि आपके कुर्ते में कोई रंग का छींटा लग जाए तो दंगा फसाद करने ना लग जाओ। उन्होंने आगे ये भी कहा, हाँ कोई जबरदस्ती रंग डालने की कोशिश करेगा किसी नमाजी पर तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। पूरा वीडियो यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जुमे और होली के दिन जो पहल करेगा दंगे की, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उन्होंने ये कहा है। लेकिन ये पहला पक्ष ले लिए हैं क्योंकि इनकी आदत है, डॉक्टर यदि जाए कोरोना के समय पर तो उनको पत्थर मारना है, अपने देश की सेना को पत्थर मारना है, अपने पुलिस वालों को, अपने खिलाड़ियों को अपशब्द कहना है। यही वो मानसिकता है जो कहती है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। यही वो मानसिकता है जो कहती थी 1947 में हैदराबाद को पाकिस्तान से मिला देंगे। यही वो मानसिकता है जो आज भी कह रही है कि हम उस समय होते तो पाकिस्तान की सीमा लखनऊ तक ला देते। यही वो मानसिकता है जो कहती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। यही वो मानसिकता है जो कहती है असम चिकन नेक को काट देंगे। यही मानसिकता के लोग, शैतानी मानसिकता के लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं और भारत की जीत बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जुमा और होली एक साथ चल जाए वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी 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 जी, मैं रुक करता हूं अब अमीर जमाई का। अमीर जमाई इसका जवाब, देन विवेक एंड अभय दुबे। अमीर जमाई देखो सभ्य शब्दों में दीजिएगा, सभ्य शब्दों में। होली का जो ट्रेडिशन है हमारे भारत में,
हमारे भारत में जो होली का ट्रेडिशन है, अमीश जी, मैं आपको एक बहुत ऐतिहासिक बात बताऊं। हमारे देश में एक बहुत बड़े गर्म दल के नेता हुए मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी दिल्ली से बांसुरी बजाते हुए इतने बड़े कृष्ण भक्त थे कि उनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। और वो पहुँचते थे मथुरा और वहाँ पे पूरे प्रोग्राम में वो शिरकत करते थे। सवाल ये है कि किसी को ज़बरदस्ती, जैसे कल नमाज का वाक़या हुआ, जब नमाज में भारत की टीम के लिए हिंदुस्तान में दुआएं हो रही हों, बिल्कुल हुई, और जब एक कट्टरपंथी मौलाना ने जब शमी मोहम्मद पे बयान दिया, उसके बाद इस देश के सभी उलमाओं ने उसको कंडेम करते हुए भारत की टीम को दुआएं दी कि आप जीत कर आइए, रोजे से कोई मतलब नहीं है, आप रोजा बाद में कर लीजिएगा। तो जब ऐसा माहौल चल रहा हो और जब आप जश्न मनाने के लिए महू में निकल रहे हैं, तो जश्न तो सबका है, लेकिन मस्जिद के अंदर एक हिंदू महिला ने, मैं टीवी पे सुन रहा था कि मस्जिद के अंदर सुतली बम फेंके गए, वहां पे गंदी गंदी मुसलमानों को गालियां दी जा रही। ये कोई बात हुई? इस जश्न को तो सबको मनाना चाहिए। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मिलकर करना चाहिए। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। ना हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। वहां गाड़ियां फूकी गई हैं, वहां दुकानें जलाई गई हैं। भेज दूं? आप चलवाएंगे अगर मैं भेज दूं? नहीं, ये अब आप चलवाएंगे, मैं भेज दूं। अब कमाल की बात है, आप भेजेंगे तो हम चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, लेकिन आपके भेजने पे क्यों चलाएंगे? हमारे पास नहीं, मैं ये कह रहा हूं, क्या वहां पर भारत की जीत के ऊपर ओके फैज खान जवाब। इनको भगवा पर आरोप लगाना है, इनको हिंदुओं, इन लोगों को भगवा पर आरोप लगाना है, उसको भगवा पहना दो। हिंदुओं पर आरोप लगाना है, अरे भगवा रंग क्या है? तिरंगे का सबसे ऊंचा रंग है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भगवा रंग पहनते रहे। मेरा रंग दे बसंती चोला भगत सिंह अशफाक उल्लाह खान ने गीत गाया। आप भगवे का अपमान ऐसे कर रहे हैं, उनको भगवा पहना दो जैसे भगवा कोई अपमानजनक बात है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी ये बदतमीजी वाली बात कर चुके हैं और देश को तोड़ने वाली बात कर चुके हैं। और मैं बार बार इनसे निवेदन करता हूं कि ऐसा ना करें, सुलझाने वाली बात करें। आप जो कहते हैं इस्लाम की छवि गलत बनती है, मुसलमानों की छवि गलत बनती है, अपने दामन पे जो दाग है उसे दूर कीजिए। किस हिंदू महिला ने क्या कर दिया, मस्जिद पर हमला कर दिया, ये भड़काने वाली बातें ना करो भाई। जो कश्मीर में अलग करने की बात कर रहे थे और बम विस्फोट कर रहे थे, जो गो हत्या कर रहे हैं उनको सुधारो। उनको सुधारने के लिए आप बातें नहीं है। हिंदू बहनों को आरोप लगा रहे हैं कि उसने बम फेंक दिया। अरे कोई हिंदू लड़की कोई बम फेंकेगी? अरे फैज समझना चाहिए आप। इतने अंधभक्त मत बन जाओ। मैंने ये कहा नहीं, देखिए ये सब एक हिंदू बहन ने ये बताया कि हाँ भैया, ओ मैं वतन का वफादार हूँ, वतन का गद्दार नहीं बनूंगा। वतन का वफादार हूँ, अंधभक्त बोलो, जो बोलना है बोलो, है ना। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता मैं, ना नहीं लगा सकता। जो ब्रिटिश राज का दलाल हुआ, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता मैं ये नहीं बोल सकता। मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो आप लोगों की विचारधारा है, गर्दन पर छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। फैज खान, मैं आपको जानता हूं, आप गौ हत्या के खिलाफ आप आंदोलन चलाते थे, मैं जानता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं। इस उत्तर प्रदेश में गौ हत्या देश में नंबर 1 पे है, टॉप पे है। ठीक है, मैं अभय दुबे को लेके आता हूं चर्चा करने। काहे नहीं बंद हो रहा है गौ हत्या? गलत तथ्य नहीं गलत तथ्य। गाय का गोश्त दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट। एक सेकंड, अभय दुबे, आप खुद मध्य प्रदेश से आते हैं। अभय दुबे ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके अभय दुबे आप खुद मध्य प्रदेश में आते हैं। मऊ में जो हुआ वो घटना बड़ी दुखद थी, लेकिन विवाद तो यह भी है कि आपकी एक प्रवक्ता ने, कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने रोहित शर्मा को जिस तरह की अभद्र बातें करी, उसके बाद उसने परफॉर्म करा। क्या कहना चाहते हैं आप? आज बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नाखुश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में राजनीति करने दीजिए। उनको सत्ता की भूख वो देश के ऊपर रखते हैं जी। बात संभल के अनुज चौधरी जी की है। अर्जुन अवार्डी एक स्पोर्ट्समैन है, हम सबको सम्मान करना चाहिए। विवाद कहाँ से खड़ा हुआ? उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी स्तर के अधिकारी ने बयान दिया कि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना। पुलिस का काम ये नहीं है कि लोगों को कहे कि घर में रहिएगा, अगर आप बाहर होली के दिन होली नहीं खेलना चाहते हैं तो घर में रहिए। घर में बंद करने का आदेश नहीं दे सकते आप। कानून व्यवस्था को संभालना आपका दायित्व है। कल से क्राइम अगर आईपीसी के बढ़ गए, झगड़े, लूट डकैतियां होने लगी और आप कहो कि साहब इससे बचना है तो घर में बंद करके रहिए, ये बात ठीक नहीं है, उचित वक्तव्य नहीं है। महू में मैं नहीं पूरा वक्तव्य नहीं है ये। वहां जामा मस्जिद सुनिए ना, आप चला दीजिएगा, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो ठीक है, मैं
मैंने जो सुना है, जो मैंने खुद ने उनका बयान सुना, जिस फर्स्ट डे मैंने सुना, तो मुझे लगा था कि ये बयान पुलिस को नहीं कहना चाहिए कि लोग घर में रहें। घर में रहने की अपेक्षा लॉ एंड ऑर्डर संभाले। महू में क्या हुआ? महू में जो चिन्मयानंद जी का गंभीर आरोप है वो तो मोहन यादव जी पर है। मोहन यादव गृह मंत्री भी हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान परस्त लोगों ने वहां दंगा कराया है, तो वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया का मुकदमा लगाना था, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, वो तो लगाया नहीं मोहन यादव जी ने। वहां पर मैं नहीं कह रहा हूं, वहां जी बड़ा बयान आ रहा है। पहली बार बीसीसीआई ने ऑन रिकॉर्ड एक बयान दिया है। शमा मोहम्मद पर बीसीसीआई के आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने एक ऑफिशियल बयान दिया है। सीधे तौर पे कहा है कि उन्हें इन मोहतरमा को पहले कौन जानता था? कोई जानता नहीं था। रोहित शर्मा के पर बयान देने के बाद इन्हें मशहूर होने के लिए इस तरह का बयान दिया है। क्या बोला आईपीएल चेयरमैन ने, आइए सुन लेते हैं। जी, तो मैं मानता हूं देश में कोई इन मोहतरमा को जानता नहीं था। उन्होंने ये बयान दिया और उसके बाद लोग जानने लगे कि ऐसी भी कोई नेत्री है। टीम लीडर के प्रति ऐसा बयान दें, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। मुझे पता नहीं क्या कारण रहे होंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अबे दुबे हाँ, देखिए, शमा मोहम्मद एक महिला भी है। उन्होंने ये कहा है कि मेरा ये व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं था। तो व्यक्तिगत बयानों पर समूची कांग्रेस पार्टी को अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जहां तक रोहित शर्मा जी का प्रश्न है, तो हमको गर्व है, था और रहेगा हमेशा। ठीक है, भारत के खिलाड़ियों ने भारत की साख को बुलंद किया। एक मिनट अमीश देवगन जी, बहुत इंपॉर्टेंट मैं खुलासा करता हूं। नहीं, ठीक है, आप खुलासा बाद में करिएगा। अजय आलोक कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। अजय आलोक 30 सेकंड। एक सेकंड, अजय देवगन, मैं आपको आगे मौका दे रहा हूं। अबे भाई, मैं आपको आगे मौका दे रहा हूं। अजय आलोक जी प्लीज। अमीश जी, इतनी देर तक अगर आपने मुझे अजय आलोक 30 सेकंड एक एक करके चलते हैं। जरा एक मिनट सुनिए अभय दुबे जी, सुनिए। हमने तो वहां पे सरकार ने और डीएम और एसपी ने घोषणा कर दी है कि सब पे एनएसए लगाने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्री प्लान था, पत्थर रखे गए थे और वहां पे जिस तरह से जुलूस गुजरा, उसके बाद आगजनी की गई। और कोई मुस्लिम इलाका भी नहीं था, वो मिक्स्ड इलाका था और जानबूझ के ये किया गया। खैर, वो तो भुगतेंगे, एनएसए भी लगेगा। और ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है जो भारत की जीत पे खुश नहीं है। जरा मुझे बताइए, तो हैदराबाद में पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया भाई? जीत के जश्न मनाने वाले भारतीयों पे? जी, ओके, 30 सेकंड जान। रेवंत रेड्डी को क्या मिर्ची लग गई? जी, ओके, अजय आलोक 30 सेकंड जान। ओके, अबे दुबे जी, उनको अमीश जी बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो भी देखिएगा और ऑडियो भी सुनिएगा, मुझे लगेगा आपको आवाज आएगी। तो मुझे इस बात की समझ है कि आपको आवाज नहीं आ रही है। पर कुछ गुंडों ने अराजकता फैलाई। हाँ, एक मिनट। जहां वहां पटाखे फोड़ते रहे। अमीश जी, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के जश्न में कल उज्जैन के टॉवर चौक पर कुछ गुंडों ने अराजकता फैलाई। जहां चाहा वहां पटाखे फोड़ते रहे। किसी की कार तो किसी की बाइक, किसी के पैर तो किसी के सिर पर जाकर पटाखे फोड़ते रहे और पुलिस प्रशासन उनके सामने बेबस नजर आया। जब लोग ये किसका वीडियो है? बड़ा अनवेरिफाइड है, हमारी जानकारी में नहीं है। आप बात कहिए, क्या कह रहे हैं? पढ़ रही है कोई? महिलाएं और बच्चे सहम गए। गनीमत रही कि एक मिनट। अजय आलोक, वो कह रहे हैं कि जो जश्न मना रहे थे गलती उन्हीं की थी। जो जश्न मना रहे थे गलती उन्हीं की है। अरे सुन तो लीजिए। तेलंगाना में भारतीयों की गलती थी। नूह में भी गलती उन्हीं लोग की थी जो जश्न मना रहे थे। यही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। नूह में भी गलती उन्हीं लोग की थी जो जश्न मना रहे थे। अपने देश का जीत का जश्न मनाना कांग्रेस पार्टी के लिए अपराध है। बहुत अच्छा स्टैंड है। लगे रहिए महाराज, इसी में लगे रहिए आप। अब दूसरी बात ये बताता हूं अमीश, जो इंपॉर्टेंट है, अगर आज तो अब आप मौका ही नहीं देते, ये गलत बात है बिल्कुल। और हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित अगर इस देश में हिंदू 18% रहता है ना, बिल्कुल तो गलत। क्या ये देश सेकुलर रहता? ये कब का रालिब चालिब गालिब करवा के पूरा इस्लामिक राष्ट्र पहले ही बन जाता और हिंदुओं की कोई कदर नहीं होती। दोयम दर्जे का नागरिक बना के इस देश में हिंदुओं को रखती है कांग्रेस पार्टी 75 साल से, और आज भी वही उसी लक्षण पे। बोलिए। अरे जाऊं क्यों वो लगा रखा है आपने? कुछ नहीं बोले तो है पहले भी 4 मिनट। जितना आप बोले उतने ही अजय लोग बोले। बोलिए आप। नहीं तो यही तो लगातार बोलते रहे। ऐसे मत धमकाइए। ऐसे मत धमकाइए। आज कांग्रेस पार्टी राज्यसभा ये गलत बात है। इनको चुप कराइए, लेके आई कि हम इनको चुप कराइए। मैं लेकिन मऊ का मुद्दा नहीं आया। अच्छा ठीक है अजय लोग, यू मेड योर पॉइंट। तेलंगाना का मुद्दा इनके पास नहीं आएगा। अच्छा ठीक है अजय लोग, ओके अजय लोग अबे दुबे का जवाब। अबे दुबे। अमीश देवगन जी, ये जो वीडियो मैंने चलाया है ये उज्जैन का है।
उज्जैन में रात भर वो ये कह रहे हैं, उज्जैन के समाचार पत्र और टीवी चैनल, कि अराजक तत्व रात भर लोगों के घर में लोगों पर बम फेंकते रहे और पुलिस मौन साधे खड़ी रही है। उज्जैन जो है मुख्यमंत्री जी का गृह नगर है। उन्होंने कहा लोग जान बचाकर भागते रहे, वाहन छोड़कर घर जाना पड़ा। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? किस किस पर एनएसए लगा दिया बताइए? मैं कह रहा हूं वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया लगाइए ना। वहां मौलाना कह रहे हैं, सुनिए ना, महू में ये कह रहे हैं, एक पक्ष ये कह रहा है कि जब तरावी की नमाज थी तो किसी ने मस्जिद के अंदर बम फेंक दिया। उसके बावजूद अराजकता अगर कोई करता है तो ये लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी, गृह मंत्री है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बात नहीं कह रहा हूं। पत्थर स्टोर 70 दंगे होते, 70 मध्य प्रदेश में हर 5 दिन में एक दंगा होता है। उज्जैन की घटना कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट को मिल गई और पूरे देश को नहीं मिली। नहीं, पूरे देश के मीडिया को इसकी खबर नहीं हुई उज्जैन में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मीडिया को मिल गई। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये तरावी की नमाज बता रहे हैं, मऊ की घटना में किसी ने सुतली बम फेंक दिया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि मस्जिद के बाहर पत्थर क्यों जमा करके रखा हुआ था, हिंदुओं की दुकान क्यों फूंक दिए गए। अरे साहब आप बताओ ना, गाड़ियों में आग लगा दी, क्यों लगा दी गई? जिम्मेदारी किसकी है प्रोटेक्ट? ये नहीं जवाब देंगे उसका। चलिए आपको आप समझिए, अगर वहां पर जश्न में खलल डाला ये दर्द या हिंदुओं पर पथराव किया तो जिम्मेदारी किसकी थी? गृह मंत्री कौन है वहां? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करेगा? जैसे लोगों के कारण मुख्यमंत्री करेंगे कि नहीं करेंगे? अबे दुबे बात शांत होइए ना। कौन है? ओके विवेक श्रीवास्तव लगाएंगे संबल टू मऊ जी, ये क्यों? जी देखिए, सबसे पहली हर बात जगह है यही कि नैरेटिव होता है, हर जगह यही नैरेटिव आप बनाते हैं कि एक अकलियत खतरे में आ गई है। नैरेटिव होता नहीं है, नैरेटिव सेट किया जाता है। क्या नैरेटिव सेट हो रहा है? प्रोवोकेशन जब होता है तो लड़ाइयां होती हैं, उस प्रोवोकेशन के ऊपर भी रिपोर्टिंग की भारत जाए। की जीत पे प्रोवोकेशन अगर प्रोवोकेशन है, पटाखे फेंक, नहीं, ये एक तरफा सुनिए जरा। 1983 में भारत को सबसे पहले क्रिकेट की जीत मिली। भारत की जीत 1983 में भी हुई थी, उसके बाद भी हुई है। कहां प्रोवोकेशन हुआ? हिंदू मुसलमानों सबने मिलकर जश्न मनाया। आज क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आज मोदी का राज है, इसलिए प्रॉब्लम है। प्रोवोकेशंस है, लड़ाइयां हैं, ये बीजेपी को सूट करता है। यही अबे दुबे कह रहे हैं और उनकी बात बिल्कुल ठीक है। यह पुलिस अफसर जिसको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एज पर द पुलिस रूल बुक ही इज द डिफॉल्टर एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। उनको थोड़ा समझना चाहिए कि चाहे क्रिकेटर और चाहे रेसलर, जब वो पुलिस फोर्स में आ जाता है तो रूल बुक फॉलो करनी पड़ेगी। पुलिस की ट्रेनिंग फॉलो करिए। आप अगर कुश्ती में आपको कुछ मेडल मिले हैं, इसका यह मतलब नहीं आप सड़क पे आकर के पब्लिक के साथ कुश्ती करने लगेंगे। और अगर हिंदू महिलाएं कुश्ती कर रहे हैं, पब्लिक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो तो कि वो रंगी जाएंगी, नाराज हो गए तो आप, क्या तो हिंदू क्या हो गया? घर बैठेंगी? जब दंगा जब रोका जा रहा था तो उसमें अनुज चौधरी के पैर में गोली भी लगी थी, लेकिन ओके चिन्मयानंद बापू मैं इन महोदय से पूछना चाहता हूं कि पत्थरबाजी करना ये किसका काम है? कश्मीर से लेकर के महू तक ये अचानक से इतने पत्थर आ कहां से जाते हैं? यदि पहले से व्यवस्था न की गई होती तो इतने सारे पत्थर कहां से आ जाते? पत्थरबाजी क्यों नहीं हुई? मतलब है कि विवेक शांत, आपके बीच में नहीं बोले, अपनी टर्न पे बोलिए। क्यों नहीं हुई 1983 में? नहीं, इनसे पूछिए ना। इसके पहले भारत की इतनी जीत हुई है, पत्थरबाजी हुई, मस्जिदों में घुस करके वहां तरावी हो रही है। अच्छा ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। आवाज डाउन करिए, आवाज डाउन करिए। ये सब इसलिए चिन्मयानंद बापू, ये सब सारी जो प्रॉब्लम आ रही है, इसका कारण कुछ और है। भारत की जीत के जश्न पर इनको कोई खुशी नहीं होती है, लेकिन इनको दुख जरूर होता है कि भारत की अस्मिता लगातार पूरी दुनिया में बढ़ रही है और किसकी सत्ता में बढ़ रही है। फ्रस्ट्रेशन इस बात का है, जो लोग लगातार हमारे हिंदू कौम पर, हमारे हिंदू धर्म पर आक्षेप कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इतने सारे पत्थर अचानक से कहां से आ गए भाई? कश्मीर से लेकर के महू तक ये इतिहास उठा करके देख लिया जाए, ये सारे के सारे पत्थर किसने फेंके हैं? हमारे हिंदुओं ने तो नहीं फेंके हैं। और दूसरी बात, जब हम इनके नमाज को अपने कानों में जबरदस्ती सुन रहे हैं, न इच्छा होने के बाद भी हमारे कानों में पड़ रहे हैं, तो फिर यदि होली के रंग के एक दो छींटे इनके ऊपर पड़ गए, विवेक अब 20 सेकंड में जवाब। भारत में दंगा हो रहा है, दुबई में तिरंगा फहराया जा रहा है। बड़ी सीधी भारत में दंगा हो रहा है, दुबई में तिरंगा फहराया जा रहा है। पहले तो चिन्मयानंद बापू मुझे बताएंगे कि वो हिंदू महिलाएं जो होली नहीं खेलना चाहती हैं, नहीं चाहती उन पर रंग पड़े,
क्या वो अपने घर में बैठना है उनको? क्या ये योगी आदित्यनाथ का फरमान है कि वो हिंदू महिलाएं जिनको होली खेलने में आपत्ति है घर से बाहर ना निकलें? तो बोल दीजिए। दूसरी बात, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, कोई माता ये वोट चाहती है बीजेपी। होली का पर्व और दीपावली भारत का में पर्व अच्छा नहीं अनेकों लगता मेडल जीते हैं, हॉकी के भी जीते हैं, क्रिकेट के जीते हैं, टेनिस के जीते हैं, लोगों ने मिलकर खुशियां मनाई हैं। आप मस्जिदों में घुस-घुस करके डिस्टर्बेंस क्यों आप इस तरह की बात बोल रहे हैं अनर्गल? ओके ओके, फैज खान को स्क्रीन पे आने दीजिए, वो कुछ कहना चाहते हैं। ओके अजय आलोक, आप वेट करिए अभी। फैज खान, देखिए महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि लगातार ये जो हिंदू धर्म को विवेक श्रीवास्तव की बात की, विवेक श्रीवास्तव की बात का जवाब क्या कह रहे हैं विवेक जी? विवेक जी कह रहे हैं कि मस्जिदों में घुस घुस के मारा जाता है, बम फेंके जाते हैं। इंस्टिगेशन ना बिल्कुल इंस्टिगेशन करा जाता है। देखिए मैं बता रहा हूं, यही बात आप दुबे कह रहे थे। देखिए विवेक जी, मैं मुसलमान हूं, मस्जिद जाता हूं, रायपुर छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में भी जाता हूं, देश भर में पैदल भी घूमा हूं, सब जगह मस्जिद गया, नमाज पढ़ा। हिंदू मस्जिदों में सहयोग करते हैं, हिंदू दरगाहों में सहयोग करते हैं, वो वहां पर बल्कि उसके निर्माण में अपना योगदान देते हैं। कभी कोई हिंदू किसी मस्जिद में पत्थर नहीं चलाता है, किसी दरगाह में पत्थर नहीं चलाता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जाने वाले हिंदू ज्यादा हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जाने वाले हिंदू ज्यादा हैं, और सब जगह मस्जिद है, हर दरगाह में मस्जिद भी होती है। मस्जिद में हिंदू श्रद्धा भाव से जाता है आज भी, दरगाहों में जाता है श्रद्धा भाव से आज भी लगभग 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन दरगाहों में अपना सहयोग देता है। सब दरगाहों को मिला ले तो हिंदू देता है, वो पत्थरबाजी नहीं करता। ये गलत बात आप मत कीजिए, हिंदुओं की तरफ से आप गलत बयानबाजी मत कीजिए और सबको इस चीज को मत डालिए। मेरा निवेदन है, देश की सद्भावना बनाने का प्रयास कीजिए। मस्जिद के चारों तरफ 3 बार घूम के बिना पुलिस परमिशन के हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी, इंस्टिगेशन हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हिंदू पक्ष की तरफ से हुआ। अरे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्या पुलिस परमिशन? कोई भी अपने घर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, कहीं भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। तो मस्जिद की परिक्रमा करके मैं हनुमान चालीसा पढ़ूं पूरे देश में अजान दी जाती है 5 वक्त। अच्छा एक सेकंड मैं एक सेकंड रोकता हूं आपको। एक बड़ी खबर आ रही है, ईडी की टीम पर हमला हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल के घर पे ईडी की रेड पड़ रही थी और रेड डालने वाली ईडी की टीम पे हमला कर दिया गया है। छापेमारी की बात निकली थी, ईडी की टीम पर पथराव हुआ है, पत्थरबाजी हुई है ईडी की टीम पर। यह बहुत बड़ी खबर है। ईडी कह रही है हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम पर हमला हुआ है। भूपेश बघेल फॉर्मर सीएम हैं, उनके घर छापेमारी चल रही थी, नोट गिनने की मशीन तक वहां बुलाई गई थी। यह बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है। ओके अजय आलोक, इस पर रिएक्शन 10 सेकंड। अजय आलोक 10-20 सेकंड इस पर रिएक्शन आपका। देखिए छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है ये कुछ नया चीज नहीं हो रहा है। ये भूपेश बघेल, मैंने हमेशा कहा था आपको, पिछले साल जब चुनाव चल रहे थे, इनके नाम में ही पे है। ये 2100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है जिसका सब पैसा मार के ये बैठे हुए। पर पत्थरबाजी, मऊ में भी पत्थरबाजी, यहां भी पत्थरबाजी, मऊ में भी पत्थरबाजी, यहां भी पत्थरबाजी। ये टोटल जो एलिमेंट कांग्रेस का है ना, यही एलिमेंट है। ये जिहादियों को अपने साथ रखना है, इनकी मानसिकता जिहादियों वाली हो गई। ओके लगातार। ओके अभी ये क्या कह रहे थे? अबे दुबे ओके 30 सेकंड जान। अजय आलोक 30 सेकंड हुए। हनुमान चालीसा सुन के इंस्टिगेट होगा। अबे दुबे यहां तो क्या इंस्टिगेशन था? एक एजेंसी अपनी छापेमारी के लिए आई हुई थी, यहां इंस्टिगेशन क्या था? क्यों ममता बनर्जी ने क्या किया? बड़े जन नेता हैं, जनता मुझे अभी इस खबर जो आप कह रहे हैं उसकी पता नहीं क्या पुष्टि है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वो बड़े जन नेता हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों की भावना उनके साथ है। सारे पुण्यकर्मी इन्होंने अपने साथ शामिल कर लिए हैं। अजीत पवार पुण्य आत्मा इनके साथ, हेमंतो बिस्वा शर्मा पुण्य आत्मा इनके साथ, हसन मुशर्रफ इनके साथ, दाऊद इब्राहिम का साथी, इकबाल मिर्ची का साथी, प्रफुल्ल पटेल इनके साथ, सारे पुण्य आत्माओं को इन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया है। इनके साथ अनुराग ठाकुर जब हिंदुस्तान में रहता है तो कहता है गोली मारो सालों को, और पाकिस्तान जाकर शाहिद अफरीदी के साथ मंच साझा कर रहा है। वाह 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 साहब, देखिए तो सही। यहाँ भी कह रहे थे कि पाकिस्तान परस्ती, वो देखिए पाकिस्तान परस्ती का असली नमूना। ये अभी कह रहे थे ना
तो संविधान की शपथ खाने वाले मंत्रियों ने भीड़ की हिंसा के शर्म भी नहीं हत्यारों को आती। माला पहनाई। छत्तीसगढ़ की घटना को जो कंडेम भी नहीं ऑक्सफोर्ड कर में रहे। पड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हो जाता है तो हत्यारों को माला पहनाने का काम कौन करता ऑक्सफोर्ड में है। पड़ा इनके हुआ है? मंत्री संविधान अरे की पर शपथ अबे लेते जी हैं और आपके यहाँ रामजादे और आपके यहाँ हरामजादे तो से मामला ही एक दूसरा हो गया है। ये देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पता नहीं कौन कौन लोग बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, अब पता नहीं क्या है वो, राहुल जी कह रहे हैं भाई, लेकिन उस पर मैं क्या बोलूं और आप क्या बोलेंगे, राहुल जी जाने। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद हैं आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल। सीधा उनका रुख करते हैं। आपका पहला रिएक्शन क्या है चैंपियंस ट्रॉफी की ये बड़ी जीत पर? शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में किया और कल चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेके आए और पूरे देश को उन्होंने जो स्वर्णिम पल दिए, जो खुशियां दी, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। 9 महीनों में भारत ने ये दूसरी इंटरनेशनल ट्रॉफी जो है आईसीसी ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीती है। पहले वर्ल्ड कप, फिर चैंपियंस ट्रॉफी। क्या क्लिक करा इंडियन टीम के लिए बीते 9 महीनों के अंदर? अमीश जी, 9 महीने के अगर उससे पहले भी हम ओडीआई वर्ल्ड कप देखें तो हम बैक टू बैक सारी गेम्स अपनी जीते थे। अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे और मैं मानता हूँ वो बहुत ही एक दुखदायी पल था पूरे देश के लिए, क्योंकि पूरा देश ये आस लगाए बैठा था कि 2011 के बाद ये जो विश्व कप यहाँ होने जा रहा है उसे हम जीतेंगे। और जो शानदार प्रदर्शन पूरी टीम का थ्रू द टूर्नामेंट रहा वो बेहतरीन था, काबिले तारीफ था। लेकिन अब इस जीत के बाद कई सारे सवाल जरूर खड़े हो गए हैं कि कौन कौन से प्लेयर रिटायरमेंट लेंगे। हालांकि रोहित शर्मा ने तो मना कर दिया है कि वो अभी रिटायरमेंट फिलहाल नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है इसके बाद एक ज्यादा युवा भारतीय क्रिकेट टीम खड़ी होगी क्योंकि अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है? देखिए, डेफिनेटली रोहित जिस तरीके से कल खेले और उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया, और वैसे भी कहा जाता है कि अगर रोहित 10-15 ओवर किसी ओडीआई में खेल ले तो भारतीय टीम की जीत निश्चित है, और वैसा हमने कल देखा जी। जो महान खिलाड़ी है उनको पता है उनको कब रिटायरमेंट है। मैं पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना चाहता था, लेकिन ये प्रश्न रोहित शर्मा पर ही खड़ा हुआ और कांग्रेस की एक प्रवक्ता शमा मोहम्मद हैं, उन्होंने रोहित शर्मा की फिटनेस पे सवाल खड़े करे और बहुत ही डेरोगेटरी शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करा। देखिए, हिंदी की एक पुरानी कहावत है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। जी। तो मैं मानता हूँ देश में कोई इन मोहतरमा को जानता नहीं था, उन्होंने ये बयान दिया और उसके बाद लोग जानने लगे कि ऐसी भी कोई नेत्री है। दुर्भाग्यपूर्ण था जब आपकी क्रिकेट टीम सेमीफाइनल खेलने जा रही हो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके एक दिन पहले ऐसा बयान आना मैं मानता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन जो बेहतरीन और जो महान खिलाड़ी होते हैं वो वाद विवाद में नहीं पड़ते, अपने बल्ले से उस चीज का जवाब देते हैं। रोहित ने मैं मानता हूँ फाइनल में दिया और वो प्रदर्शन करके दिखाया, टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर वो भारत ला रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई। पाकिस्तान कल बहुत हताश था, बहुत निराश था। वो होस्ट कंट्री था और वो सेमीफाइनल तो छोड़ो, वो पहले बार हो गया। अब इस पे कंट्रोवर्सी बना दी कि उनका कोई अधिकारी भी वहां पर नहीं था जब मंच पे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण, पाकिस्तान होस्ट था, उनका किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को आना चाहिए था। मैं मानता हूँ हो सकता है कहीं बिजी हों, क्योंकि जो पाकिस्तान बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो वहाँ के गृह मंत्री भी हैं। ये जो रोको की जोड़ी है इसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल कोई रोको ना दीवानों को कहते हैं ना, तो इसीलिए दीवानों को चलने दीजिए, ऐसा ही प्रदर्शन करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये संवाद करने के लिए इतने महत्वपूर्ण दिन पर। थैंक यू सो मच।